हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रणव कटारा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 06 आज हम देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था क्या, मैंने आपसे कहा था कि लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। भाई साहब, आपका सपोर्ट देख के जय हो जय हो। 150 प्लस व्यूज मेरी वीडियो पे आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का। आप सभी के इतने प्यार के लिए धन्यवाद धन्यवाद। किसी एक भाई ने कमेंट करा कि भाई क्या अलग पांडे बनना चाहता है। मैंने उनको कहा क्या भाई, जो अलग सर है ना, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, उसके आगे मेरी मेहनत तो कुछ नहीं है। I cannot compare myself with Alak sir. He is on next level. Respect you all. You all are my priority. तो चलिए, आज मैंने कहा था क्या, कोलोडल स्टेट देखने वाले हैं लेक्चर 6 में। ठीक है, सुनिए। ये बात बड़ी पुरानी है। ये बात पता है कब की है? 1861 की। आइए मेरे साथ कहानी में खो जाइए और सरफेस केमिस्ट्री का मजा लीजिए। कोलोडल स्टेट देखेंगे 1861 की कहानी है। एक साइंटिस्ट है। क्या साइंटिस्ट? नाम था थॉमस ग्राहम। ये किलोग्राम नहीं है, ये थॉमस ग्राहम है। ये थॉमस ग्राहम, इन्होंने कहा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, if the solution can pass from a parchment paper, then it is called crystalloids. If the solution does not pass from a parchment paper, then it is called colloid. क्या बल गया, क्या बल गया, क्या बल गया, ये क्या बोल गया मैं अंग्रेजी में, सुनिए हिंदी में। इन भाई साहब ने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन नेचर, ये नेचर पे डिपेंड करता है किन्हीं भी सब्सटेंस के। अगर उनका सॉल्यूशन बनाया, सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन बनाया, अगर वो पर्चमेंट पेपर से, कौन सा पेपर? पर्चमेंट। अगर वो पर्चमेंट पेपर से आपका पास हो गया, अगर पर्चमेंट पेपर से पास हो जाता है, तो इनको नाम दिया थॉमस ग्राम ने क्या? क्रिस्टलॉइड्स। यही अगर वो पास नहीं हो पाता है, नॉट पास, तो उनको नाम दिया इन्होंने कोलॉइड्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड्स को बता तो दिया कि सब्सटेंस अगर उसका सॉल्यूशन बनाया, पर्चमेंट पेपर से पास कराया, अगर पास हो गया तो मैंने कहा कि ग्राम जी ने कहा उनको क्रिस्टलॉइड, अगर पास नहीं हो पाया तो कोलॉइड्स बोला। आखिर पर्चमेंट पेपर की क्या कहानी है? कौन है ये पर्चमेंट पेपर? तो सुनिए। पर्चमेंट पेपर आपका कुछ नहीं, एक फिल्टर पेपर होता है जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर का ही दूसरा नाम पर्चमेंट पेपर है, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह लीजिए, या सेलोफिन मेम्ब्रेन कह लीजिए। होता कैसा है? आपने केमिस्ट्री की लैब में अगर आपने देखा है फिल्टर पेपर कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का फिल्टर पेपर होता है, जिसमें से आपकी गंदगी पास कराई जाती है। यानी कुछ सॉल्यूशन आपको प्योर करना है, उसके अंदर गंदगी आपने पास कराया, यहाँ से सॉल्यूशन जो होगा वो इसमें कंटेनर में आ जाएगा, और जो गंदगी होगी वो इसमें रह जाएगी, यहाँ पर रुकी रह जाएगी गंदगी। यानी फिल्टर पेपर होता है जो ये हम लैब में यूज करते हैं, उससे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कहते हैं। इससे कहते हैं पर्चमेंट पेपर से अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा एफपी फिल्टर पेपर। अल्ट्रा क्यों कहा? आपने चलनी चाय छानने वाली चलनी ली, सीव कहा था मैंने। एक सीव है, ये दूसरी सीव है। दोनों सीव में, इस वाली सीव में जो इसके छेद हैं, जो चलनी के छेद हैं वो बड़े बड़े हैं, इस वाली चलनी के छोटे छोटे हैं। तो जिसके छोटे छोटे हैं यानी वो ज़्यादा अच्छे से छान पाएगी, तो उसे कहा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जिसके बड़े बड़े हैं उसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कहा। तो पर्चमेंट पेपर समझ में आया। इन्होंने कहा जो पास हो जाए क्रिस्टलॉइड। एग्जाम्पल लीजिए, इन्होंने एग्जाम्पल दिए इनके
क्या? चीनी ले लो फ्रेंड्स, NaCl यानी नमक ले लो फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने, क्या? यूरिया। ऐसे ही इन्होंने एग्जांपल दिए कोलैट्स, जिन जो थॉमस ग्राम ने जिनको कोलैट्स कहा था, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका सॉल्यूशन बना डाला तो लाला परचमेंट पेपर से पास नहीं हो पाया। एग्जांपल, गोंद, ग्लू, गम, ग्लू 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 ग्लू, जिलेटिन। और जिलेटिन वही है, ये वही जिलेटिन है जो आइसक्रीम में यूज करते हैं, ग्लू, जिलेटिन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपका ग्लू हो गया, जिलेटिन हो गया, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? चलिए मेरे को इतने ही याद है, सुनिए। अब बात करते हैं क्या? हमने ऐसा देखा, कैसा देखा? कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जो इस बाउंड्री को पार कर गए, यानी NaCl गद्दारी कर गया। ये NaCl गद्दारी कर गया, बोला कि मैं तो लाला क्रिस्टलोइड्स भी हूँ, मैं तो लाला कोलॉइड्स भी हूँ। और मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? तो बोला कि ये थॉमस ग्राम बाबा है ना, थॉमस ग्राम बाबा ये पगलेट हैं, इन्होंने जो थ्योरी दी है वो गलत है, इस थ्योरी को गलत अभी प्रूफ करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, सब्सटेंस जो फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर या परचमेंट पेपर से पास हो जाएंगे तो क्रिस्टलोइड कहते हैं, NaCl पास हो जाता है। पर NaCl कह रहा है कि मैं पास हो जाता हूँ, मैं पास नहीं भी होता हूँ, क्योंकि नहीं होगा तभी तो कोलॉइड्स होगा। तो देखिए अगर NaCl का मैंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये बिहेव करता है क्रिस्टलोइड की तरह। अगर यही मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर इसका सॉल्यूशन बनाया, तो ये बिहेव करता है एज अ कोलॉइड। यानी इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, NaCl को पानी में घोला, परचमेंट पेपर से पास कराया तो पास हो जाएगा, पूरा पूरा पास हो जाएगा। यही NaCl को बेंजीन में घोला, परचमेंट पेपर से पास कराया तो NaCl के जो पार्टिकल हैं वो परचमेंट पेपर से अब पास नहीं हो पाएंगे, यानी कोलॉइड्स की तरह वर्क करेगा। तो थॉमस ग्राम बाबा की थ्योरी तो निठल्ली निकली, फेल हो गई। तो मैंने देखा कि एक केस में तो दोनों पास हो रहे हैं, एक केस में पास नहीं हो रहे, तो इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है, आप देखिए छलनी है, दो छलनी है, एक छलनी हटाइए। हम बात कर रहे हैं जिनके छोटे छोटे छेद हैं, यानी अल्ट्रा फिल्टर पेपर, परचमेंट पेपर। इस फिल्टर पेपर, परचमेंट पेपर में से मैंने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन पास कराया, तो दोनों के पार्टिकल्स, NaCl के भी पानी के भी, निकल निकल के भाग गए। यही मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, मैंने NaCl का बेंजीन में सॉल्यूशन बना डाला, पास कराया लाला, NaCl ऊपर निकल गया, ऊपर रह गया, बेंजीन नीचे भाग गया, उसको छोड़ के बोलता है क्या, अरे हम तो निकल गए। थॉमस ग्राम बाबा की बात झूठी करने के लिए इनकी जो ये थ्योरी थी, इनकी जो ये भी कहानी थी, सारी गलत निकल गई जानी। तो मैंने देखा साइज ऑफ पार्टिकल मैटर करता है, साइज ऑफ पार्टिकल मैटर करता है किसके लिए? साइज ऑफ पार्टिकल मैटर करता है, क्या वो परचमेंट पेपर से पास होगा कि नहीं होगा। सॉल्यूशन मैटर नहीं करते हैं, ये वाले जो इन्होंने कहा वो मैटर नहीं करता, पार्टिकल का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे फिर हमने आगे देखे, तीन टाइप में तोड़ा, किसको किसको, ऐसे सब्सटेंस जिनका सॉल्यूशन बनाएंगे उन्हें तीन पार्ट में तोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स। तो सुनिए, इसको रब करता हूं, आगे सुनिए। मैंने कहा आपसे थॉमस ग्राम बाबा फेल हो गए, इन्होंने परचमेंट की कहानी बताई, थोड़ा थोड़ा सही था पर इनकी कहानी थोड़ी अधूरी रह गई, गलत सी हो गई NaCl के केस में। तो मैंने देखा क्या, साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, मैंने देखा जो सब्सटेंस है उनको तीन पार्ट में तोड़ा गया। सबसे पहले आते हैं आपके, जिन्हें हम बचपन से जानते हैं, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर्स।
और ये होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं, हमें पता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज ऑलमोस्ट बराबर होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये क्या करते हैं, ये आपके परचमेंट पेपर, जो परचमेंट पेपर मैंने कहा था, यानी अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा अल्ट्रा एफपी, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से ये पास हो जाते हैं। फिर ऐसे 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 क्या, ऐसे सब्सटेंस देखे, ऐसे सब्सटेंस देखे जिनका जो साइज था पार्टिकल्स का वो लेस देन 1 नैनोमीटर नहीं था, वो था आपका ग्रेटर 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 देन 1000 नैनोमीटर्स, 1000 नैनोमीटर। यानी इनके जो साइज है पार्टिकल्स बहुत बड़ा है, इनका बहुत छोटा है, इनका बहुत बड़ा है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके साइज पार्टिकल के 1000 नैनोमीटर से ऊपर होते हैं, नाम दे दिया उनको सस्पेंशन। सुना सुना लग रहा है ना, सुना है आपने, बिल्कुल सुना, सस्पेंशन। और देखा हमने कि इसके जो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर्स के जो पार्टिकल्स हैं, दे विल फॉर्म, किसी भी सॉल्यूशन बनाते हैं ऐसे पार्टिकल्स का, उन्हें सस्पेंशन कहते हैं। और दे ऑलवेज फॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं लाला, हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसका मतलब जब इनको पास कराएंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो ये नहीं होंगे। अल्ट्रा को तो छोड़ो लाला, अल्ट्रा को तो छोड़ो, ये ऑर्डिनरी से भी नहीं होंगे। मैंने अभी बताया इनके साइज, छलनी के साइज छोटे होते हैं, इनके थोड़े बड़े होते हैं, ये बड़े वालों से भी पास नहीं करेंगे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ठीक है ठीक है ठीक। अब मैंने कहा अब ये बीच में कौन रह गया, मैंने कहा जो बीच का है वो इन दोनों की साइज के बीच का रह गया, क्या नाम दिया, जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कोलॉइड्स। कोलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस है जिनके पार्टिकल्स का साइज बिटवीन होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर से, यानी इनके और इनके पार्टिकल्स के दोनों के बीच में होता है। यानी सॉल्यूशन तो इन दोनों फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा क्योंकि बड़े छोटे पार्टिकल्स हैं। सस्पेंशन ना तो इससे होगा पास, ना इससे होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं। पर कोलॉइड के पार्टिकल ऑर्डिनरी वाले से तो पास हो जाएंगे, पर अल्ट्रा से पास नहीं हो पाएंगे। अल्ट्रा से सिर्फ जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट होगा वो निकल जाएगा। अब जिसे हम सॉल्वेंट कह रहे हैं उसके आगे देखेंगे, और जो सॉल्यूट कह रहे हैं हेट्रोजीनियस वाले मिक्सचर के फॉर्म में, उनकी भी देखेंगे डेफिनेशन। तो कोलॉइड भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। ये भी आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाता, ऑर्डिनरी की बात अलग है। सॉल्यूशन आपका दोनों से हो जाता है। हेट्रोजीनियस कोलॉइड्स होते हैं, जो कोलॉइड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स ऑर्डिनरी से कट जाते हैं, अल्ट्रा से नहीं करते। सस्पेंशन के पार्टिकल ना ही अल्ट्रा से ना ही ऑर्डिनरी से, इतने बड़का बड़का पार्टिकल होते हैं, इन दोनों में से किसी छलनी को पार नहीं कर पाते। इनके ऐसे होते हैं कि बड़ी वाले छेद वैसे निकल जाते हैं, पर जो छोटे छेद होते हैं उनमें अटके रह जाते हैं। सॉल्यूशन के ऐसे होते हैं, बोलते हैं हम तो बहुत छुटकू हैं, कितना छोटा छेद लाओगे, ले आओ बबुआ, हम तो सब में से निकल जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा दो इंपॉर्टेंट बात और देखते हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आइज, यानी हमारी खुली हुई आंखों से, नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। तो मैंने कहा माइक्रोस्कोप से देख लें, तो बोलते हैं बहुत छोटे हैं लाला, हम बहुत छोटे हैं। वी कैन नॉट सी अंडर अप्पा नहीं, पप्पा नहीं, अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। बोलते हैं मैं पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देखूंगा। अरे तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे देख सके, बोलता है तेरी इतनी मजाल। ठीक है, इन्हें नहीं देख सकते। कोलॉइड्स के जो पार्टिकल हैं, दे कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आइज, इन्हें भी हम अपनी खुली नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो मैंने बोला क्या, सॉल्यूशन तो बहुत छोटे थे पर तुम तो थोड़े बड़े हो, तो तुम माइक्रोस्कोप में दिख जाओगे। तो बोलते हैं तुमने कैसे पकड़ लिया मेरा रहस्य। मैंने कहा पकड़ लिया। दे कैन बी सीन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप और अ माइक्रोस्कोप। मैंने कहा सस्पेंशन ये तो बेकार है। दे कैन बी सी अवर खुली आंखें, अवर नंगी आंखें, इन्हें तो हम ऐसे ही देख सकते हैं। एग्जाम्पल बताऊं बड़ा अच्छा सा,
पानी लेना, उसमें बालू डालना या फिर चंबल सेंट डालना, आपको अलग से ही दिख जाएंगे इसके पार्टिकल्स, ढूंढ 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 ऐसे जा रहे होंगे। समझ में आया? इनको देख सकते हैं? नहीं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, आंखों से भी नहीं दिखेंगे, आंखों से नहीं दिखेंगे कॉलर्स, और माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे। ये तो आंखों से भी दिखेंगे, आंखों से ही दिख गए तो माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैंने कहा क्या, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बनाते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनियस होते हैं, इनको वाकई में कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। कॉलर्स और सस्पेंशन हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं। अब इसके केस में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, कौन, इसके केस में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, उन दोनों के जो साइज हैं पार्टिकल्स के सेम होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहेंगे लाला, क्यों, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ये होमोजीनियस है। तो इनके केस में जो 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 सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, इनके नाम अलग रख दिए। इनके नाम रख दिए क्या, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड फेस, जिसे शॉर्ट में कह दिया डीपी। डिस्पर्जन मीडियम, जिसे शॉर्ट में कह दिया क्या, शॉर्ट में कह दिया डीएम। यानी जो डीपी है, डीएम है, डिस्पर्स्ड फेज है, यानी जो सॉल्यूट कह रहे हैं इसके केस में, सस्पेंशन के केस में भी सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। जो डिस्पर्जन मीडियम है, यानी जो सॉल्वेंट कह रहे थे होमोजीनियस सॉल्यूशंस वाले केस में। ठीक है, इनके जो साइज हैं पार्टिकल्स के वो डिफरेंट होते हैं। जो डिस्पर्स्ड फेस होते हैं उनके साइज पार्टिकल्स के बड़े होते हैं, इनके छोटे होते हैं, यानी इनके सेम नहीं होते हैं पार्टिकल्स के। ऐसी सस्पेंशन में भी सेम नहीं होते। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा चल रहा है सब कुछ। अब वाकई में बात करते हैं कि ये डिस्पर्स्ड फेज होता क्या है। हमने देखा किसी भी सॉल्यूशन को बनाया, उसमें दो फेज होते हैं, दो फेज होते हैं, या तो डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्जन मीडियम। पर बात करें अगर ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर की, तो इसमें जो टू फेज होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। पर इनके केस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज तो वो जिसे डिस्पर्स्ड करा जाए किसी डिस्पर्जन मीडियम, किसी डिस्पर्जन मीडियम, किसी डिस्पर्जन मीडियम में, यानी डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट कहा हेटेरोजीनियस वालों के केस में। डिस्पर्जन मीडियम में डुबकी लगाएगा और कौन बोलेगा मैं हूं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, समझ में आया डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, ये भी आपको समझ आया। इसकी डेफिनेशन आप बना के लिख सकते हैं अपने। आगे बात करने जा रहे हैं, आगे बात करने जा रहे हैं किसके, किसके, अरे डिस्पर्स्ड फेज। अरे डिस्पर्स्ड फेज क्या है, पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स जिनकी रेंज है 1 से 1000 नैनोमीटर, उन्हें कहे डाला डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल 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 सही जा रहे हैं। फिर मैंने बोला जो कोलोइड्स है ना, जो पार्टिकल्स है कोलोइड्स के, जो पार्टिकल्स है उनका सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसके बेस पे बता रहे हैं कि कोलोइड्स है, उनके साइज के बेस पे। तो जो पार्टिकल्स है उन्हें कहा डिस्पर्स्ड फेज और कोलोइडल पार्टिकल। और जो कोलोइडल पार्टिकल जिसका सॉल्यूशन बनाएंगे, जिस चीज में बनाएंगे, उसे कहा डिस्पर्जन मीडियम। मैंने कहा डिस्पर्जन मीडियम समझ में आया, डिस्पर्स्ड फेज भी समझ में आया। तो आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखने वाले हैं क्या, वास्तव में जो मैं कोलोइड्स कह रहा हूं, कोलोइडल पार्टिकल्स कह रहा हूं, कोलोइडल पार्टिकल्स किसी डिस्पर्जन मीडियम में डाला डीएम, तब जाके इनका सॉल्यूशन बनता है, जिसे कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ कोलोइडल स्टेट क्यों लिख रखा है, तो मैंने कहा एक डेफिनेशन सुनो प्यारी सी, क्या, colloid are not substance, colloids are not substance, it is the state of a substance
of a substance in which particle ranging in a colloidal dimension or particle ranging in size between 1 to 1000 nanometer are known as colloids। क्या कहा मैंने? कहा कोलॉइड किसी भी सब्सटेंस की स्टेट है, ना कि कोलॉइड एक सब्सटेंस है। कोलॉइड खुद सब्सटेंस नहीं है, ये किसी सब्सटेंस की स्टेट है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अगर मान लो कोलॉइडल पार्टिकल, उन्हें कहा जिनकी 1 to 1000 नैनोमीटर थी, इन्हें भी मैंने किसी डिस्पर्जन मीडियम में डाला। मान लो अगर इसी पार्टिकल्स को मैं 1 नैनोमीटर से छोटा ले लूं, 1 नैनोमीटर से लेस देन ले लूं, तो क्या बन जाएगा? अब जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्पर्जन मीडियम में जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो होमोजीनियस बन जाएंगे। यानी सिर्फ साइज बदलने से, पार्टिकल्स के साइज बदलने से उनकी स्टेट बदल रही है, और जो वो स्टेट बदल रही है उसका नाम कोलॉइड्स दे दिया। यानी 1 से 1000 नैनोमीटर में जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें कोलॉइडल पार्टिकल्स का नाम दे दिया है, और जो सॉल्यूशन बनेगा उन्हें कोलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे, ना कि जो कोलॉइड्स हैं उन्हें कोलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे। कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो पार्टिकल 1 से 1000 नैनोमीटर के उनका सॉल्यूशन बनाएंगे उन्हें कोलॉइड कहा, उन्हीं को कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा। तो कोलॉइड्स क्या है? कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ स्टेट, ऑफ सब्सटेंस, in which the size of particles is ranging between 1 to 1000 nanometers, in the form of dispersed phase are dispersed in a dispersion medium। यानी 1 से 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल्स होंगे जो कि डिस्पर्स्ड फेज में होंगे, उनका सॉल्यूशन बनाएंगे डिस्पर्जन मीडियम में। जो वो सॉल्यूशन बन के आया उस स्टेट में, उसको कहा क्या? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हमें एक प्यारी सी डेफिनेशन समझ में आई। Colloids are not substance, it is the state of a substance which depend upon the nature of size of particles ranging from 1 to 1000 nanometer present as a dispersed phase। And if we disperse the dispersed phase into a dispersion medium, then it will become a colloidal solution। ठीक है, colloids की डेफिनेशन समझ में। आगे क्या बात करते हैं? तो देखिए, बात करने जा रहे हैं किसकी? क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। किसकी? क्लासिफिकेशन। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है कोलॉइड्स का, मैंने कहा जो कोलॉइड्स हैं they are also solution but they form a heterogeneous mixture। क्योंकि इनकी जो रेंज होती है पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, तभी इन्हें कोलॉइड्स कहा गया। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, मैंने कहा सॉल्यूशन होते हैं 9 टाइप्स के, आपको पता है। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस। पर मैंने कहा क्या, जो कोलॉइड्स हैं ये भी सॉल्यूशंस हैं पर हेटेरोजेनियस। ठीक है, मैंने कहा तो ये भी कितने टाइप्स के होने चाहिए? 9 टाइप्स के, डिपेंडिंग अपॉन किसके? डिस्पर्स्ड फेज आपका 3 तरीके का होगा, डिस्पर्जन मीडियम की भी 3 फेज होंगी, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे ही आपके 3 त्रिक 9 टाइप्स के होने चाहिए। मैंने कहा पर ये 9 टाइप्स के नहीं होते, तो कितने होते हैं? मैंने कहा ये होते हैं 8 टाइप्स के। तो एक टाइप कौन सा है इन सब में से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, गैस, लिक्विड, गैस, यही है वो। कौन? गैस। समझिए ये होता क्यों नहीं है, इसमें क्यों कंसीडर नहीं करते इसको?
गैस गैस। हमें पता है कॉलर्ड्स होते हैं हेट्रोजीनियस इन नेचर, और जो सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें सॉल्यूशंस कह रहे हैं, प्योर ट्रू सॉल्यूशंस, जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनियस होते हैं। और जो गैस होती है ना, दे ऑलवेज फॉर्म गैस, दे ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर या मिक्सचर। क्यों करती? हमें पता है हमारे चारों तरफ एयर है, एयर में क्या आपको बहुत सारी गैस है, पता है ऐसा? ठीक है पता है, पर कोई भी गैस अलग अलग दिख रही है, जैसे कि यहाँ से मुझे ऑक्सीजन, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से, ड्यू टू देयर टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन एंड ड्यू टू देयर टेंडेंसी ऑफ इंटरमिक्सिंग। तो जो ये सारी गैसेस सेम फेज में आ गई हैं, सेम फेज में आ गई हैं, यानी होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती हैं। इसलिए कोलर्ड्स में इनको कंसीडर नहीं करा जाता, क्योंकि कोलर्ड हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। आई होप ये समझ में आया, आया समझ में आया। इसको लिखा रहने देता हूँ। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्या क्या, सुनिए ध्यान से, गौर से सुनिएगा दोस्तों, आंखें यहीं पर होनी चाहिए आपकी। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, राइम बन गई है तू, डिस्पर्जन मीडियम। जो मैंने सॉल्वेंट कहा था सॉल्यूशंस के केस में, पर अब कोलर्ड्स हैं तो हम ना ही डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस की जगह ना ही सॉल्यूट कहेंगे ना ही सॉल्वेंट। डिस्पर्जन मीडियम वो होता है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस को डाला जाता है, यानी ये सॉल्वेंट होता है, डिस्पर्स्ड फेस सॉल्यूट होता है। पर हम आगे से इन वर्णों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोलर्ड बाबा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक, डिस्पर्जन मीडियम का जो नेचर है उसके उसके आधार पर देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। इसके पहली वाली फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम के आधार पे जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं, गैस गैस वाला नहीं होता है। डिस्पर्जन मीडियम के नेचर पे जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं दे मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स, क्योंकि अगर ये लिक्विड हुआ, मान लो डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या है, लिक्विड। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस भी हो सकता है। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल। अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होंगे उन्हें कहा जाएगा क्या, लिक्विड सॉल, नॉट सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल। ऐसे ही डिस्पर्जन मीडियम गैसेस है तो गैस सॉल, सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्स। तो सॉलिड सॉल्ट से उन्हें कॉमनली जेल्स कह देते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस होती है जेली लाइक। एग्जांपल ले लो फ्रेंड इसके, सबने खाया होगा क्या, बटर, टर टर बटर, चीज, चीज बटर चीज। बात करते हैं गैस सॉल्ट, हवा है, हवा में बहुत सारी गैस मिक्स है, गैस मिक्स है। तो मैंने कहा क्या, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम के नेचर पे देख रहे हैं तो बहुत सारी गैस मिक्स हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी मिक्स हैं, तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। उस कोलोइडल सॉल्यूशन को कह देते हैं एरोसोल। कौन सा सोल लाला, एरोसोल, कॉमन नेम बता रहा हूं। लिक्विड सॉल है, अगर लिक्विड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लिक्विड पानी भी है, दारू यानी अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वगैरह भी, ये भी लिक्विड है। बेंजीन भी लिक्विड है। तो लिक्विड भी कई तरीके के हो सकते हैं। मान लो आपका लिक्विड है पानी, अब जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा जानी उसको कह देंगे क्या, हाइड्रो, वाटर मीन्स हाइड्रो सॉल, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर मीन्स हाइड्रोसॉल, और इसे कह सकते हैं एक्वा सॉल। सुना सुना सा लग रहा है ना, सुनिए। वाटर, अगर बेंजीन है लिक्विड, बेंजीन डिस्पर्जन मीडियम है, कहेंगे जो सॉल्यूशन या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा बेंजो सॉल्ट्स। अगर एल्कोहल है, एल्कोहल है डिस्पर्जन मीडियम, तो कहेंगे एल्कोसॉल्स। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि डिस्पर्जन मीडियम के नेचर पे 3 तरीके के होते हैं, फिर उसके भी एग्जाम्पल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का हमने डिस्पर्जन मीडियम लिया है। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो आगे तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं क्या,
अब भाई साहब डिस्पर्जन मीडियम का नेचर तो देख लिया, इसकी टाइप की कोलोइडल सॉल्यूशन। तो डिस्पर्स्ड फेस वहां से मेरी तरफ देख रहा है, देखो वो देख रहा है, कह रहा है कि मेरे नेचर पे जल्दी से बता दे, नहीं तो तेरे को फायर कर दिया जाएगा। मैंने कहा रुको भैया रुको, बताते हैं ना। ठीक है, ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, यहीं पर सी वाला कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए। फुर्ती में रफ करूंगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपका जो समय है बड़ा प्रीशियस है, इसको ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि समय कभी एक बार निकल गया तो लाला अब वापस नहीं आता है। सी पॉइंट पढ़ते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस। अब किसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ, वो बैठे हैं वहां पर बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मेरे नेचर पे बता दो। किसके नेचर पे? नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। तो मैंने कहा कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस होते हैं तीन तरीके के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेस के होते हैं, उनके बेसिस पे तीन तरीके के कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं। मैंने कहा समझते हैं, सुनिए। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स या नेचर ऑफ पार्टिकल्स लिख दीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। मैंने कहा जो सबसे पहला है दैट इज मल्टीमोलिकुलर सबसे पहला है। ठीक है, सबसे जो दूसरा है वो कौन सा है? मैक्रोमोलिकुलर। हाँ भाई साहब, एम में 3 डंडी निकाल लो भाई साहब। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूलर। तीसरा है एसोसिएटेड मैक्रोमोलिकुलर कहा, एसोसिएटेड कहा। अब बात किसकी कर रहे हैं? मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। पूरी बात समझिए, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, समझते हैं क्या? अरे मल्टी मीन्स बहुत सारे, यानी इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे डिस्पर्स्ड फेस के, जो जिनका साइज 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा होगा, वो सब पास आके मिल जाएंगे। और 1 से 1000 नैनोमीटर जो कोलॉइड्स की डायमेंशंस हैं, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएंगे, यानी एसोसिएट हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। और यानी पार्टिकल्स लेस देन साइज 1 नैनोमीटर आर एग्रीगेटेड और एसोसिएटेड। एग्रीगेटेड का भी मतलब वही होता है आपस में आके जुड़ जाना, एसोसिएटेड टू रेंज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। कोलोइडल रेंज में आ जाएंगे तो इनका कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर मैंने कहा मैक्रोमोलिकुलर क्या है? मैंने कहा अहे भैया अब मैक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा। मैंने कहा नहीं, मैक्रो नहीं, वो माइक्रो होता है। जो मैक्रो होता है ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। तो इसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े, उनका वेट भी बड़ा ज्यादा होता है। और इनके एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहूं, इनकी ही बात कर रहा हूं, माइक्रो की नहीं, मैक्रो की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो स्टार्च ले लो फ्रेंड्स, सेल्यूलोज ले लो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड। मैंने कहा नहीं समझ में आया, फीलिंग नहीं आई, फीलिंग दिलाता हूँ। मल्टी में क्या था? बहुत सारे थे, पास आए, छोटे साइज में थे, पास आए, थोड़ा बड़ा साइज हुआ, एसोसिएट हो गए, कोलोइडल डायमेंशन में आ गए। ठीक है, कोलोइड हो जाएंगे पार्टिकल से। मैक्रो में बहुत बड़े बड़े थे, इनका डिसोसिएशन हो, टूटेंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, ये भी डायमेंशन में आ जाएंगे, 1 से 1000 नैनोमीटर। एग्जाम्पल बता दिए, डायरेक्ट स्टार्च, सेल्यूलोज, ऐसा कुछ था नहीं इनमें। बात करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स।
ये वो कॉलर्स हैं जिनमें जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से, और वो भी आके एसोसिएट करते हैं और कोलोइडल डायमेंशन में कन्वर्ट होते हैं। मैंने कहा क्या, पार्टिकल्स लेस देन और लेस देन साइज 1 नैनोमीटर आर एसोसिएटेड आर एसोसिएटेड टू रेंज, अभी कहीं भागना मत, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, टू रेंज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर्स। मैंने कहा आपके दिमाग में खलबली मच गई होगी क्या, आपको कुछ कुछ सेम लग रहा होगा क्या, एसोसिएटेड कॉलर्स और मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलर्स में फिर डिफरेंस ही क्या रह गया। मैंने कहा जरूरी तो नहीं है कि सारी चीज ही आपको दिख रही हूं, डेफिनेशन पे ना जाना। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलर्स आपके नॉर्मल कंडीशन में एसोसिएट होते हैं, वहीं एसोसिएटेड कॉलर्स हैं, अगर आपको ये दोनों सेम लग रहे हैं तो नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन पे आपके एसोसिएटेड हो जाते हैं, इन्हें कोई टेम्परेचर वगैरह इतना नहीं देना पड़ता, नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ये जो है नॉर्मल है, इन्हीं पे इनके पार्टिकल एसोसिएटेड होकर कोलोइडल पार्टिकल्स की डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर जो एसोसिएटेड कॉलर्स हैं, अगर जब ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो इनका काम अलग होता है, पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन इनकी होनी चाहिए और एक टेम्परेचर होना चाहिए, उसी पे इसके पार्टिकल एसोसिएटेड होते हैं, तब कोलोइडल डायमेंशन में आते हैं। मैंने कहा अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो क्या काम है। मैंने कहा इफ इफ हटाओ इन नॉर्मल कंडीशंस, इन नॉर्मल, अरे भाई साहब मेरी मेरी स्पेलिंग देख रहे हो भाई साहब, ए और एल को मिला रहा हूँ, डी बना रहा हूँ। इन नॉर्मल कंडीशन दे एक्ट एज दे एक्ट एज गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी आपको मालूम है ना इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जानी। इलेक्ट्रोलाइट्स वही है जैसे नमक होता है। तो सर्टेन सब्सटेंस बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब इनका कंसंट्रेशन लो होता है और टेम्परेचर भी कुछ होता नहीं है खास, ऐसा ही नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो एक्ट करते हैं एज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। पर मैंने एक चीज देखी कि इसमें एसोसिएशन हो रहा था, एग्रीगेशन हो रहा था। पहले इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल होता है एसोसिएटेड कोलाइड का सोप्स, डिटर्जेंट्स, वही ये क्या है, ये है साबुन। साबुन ले लो फ्रेंड्स, सरफ ले लो फ्रेंड्स, टाइड सर्फ एक्सल, वही। मैंने कहा एक कंसंट्रेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक सर्टेन कंसंट्रेशन इनकी होनी चाहिए एसोसिएटेड कॉलर्स की, और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो इनको रिक्वायर्ड है, तब इनका एग्रीगेशन होता है, पार्टिकल्स का एसोसिएशन होता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोलोइडल रेंज की डायमेंशन में। और जब ये कन्वर्ट हो गए, इनको कहा मिसिल, मिसल दिया गया ना, मिसिल। आगे देखते हैं मिसिल का क्या है। ये मल्टी मॉलिक्यूलर आया, ये आया, अब देखिए देखते हैं क्या है ये मिसिल्स। ये मिसिल्स मैं किसे कह रहा हूं, मसलने को नहीं कह रहा लाला, मिसिल्स कह रहा हूं। देखिए मिसिल्स आखिर मैंने किसे कहा, मैंने आपसे कहा क्या, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और एक कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, जब भी एसोसिएटेड कोलोइड्स के पार्टिकल एसोसिएटेड होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, कोलोइडल डायमेंशन में चेंज होते हैं। एग्जांपल दिया सोप, तो एक सोप लेते हैं, क्या सोप, ये है सोडियम एसीटेट, ये एक सोप है, ये आपका एक सोप है। अब आगे देखते हैं क्या, एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है। फिर मैंने देखा क्या, मैंने क्या देखा,
ये CH3 है, CH3CON है। एक जब कंसंट्रेशन प्रोवाइड कराया जाता है, एक टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाता है, तो क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं पहले तो। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे उस सॉल्यूशन में। फिर क्या होता है, जो Na आयंस होते हैं, Na आयंस, Na आयंस, Na आयंस, Na आयंस, अब इनमें क्या होता है, इनका एसोसिएशन होता है। यानी अब ये क्या होते हैं, ये पास आते हैं, ये पास आते हैं, शू 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 शू, पार्टिकल्स में फॉर्म हो जाते हैं। अब जो ये पार्टिकल्स बनेगा आफ्टर देयर एसोसिएशन नोन एज मिसिल। इस मिसिल कहा को मैंने मिसिल कहा, ना कि मसलने को मिसिल। तो जब 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 पार्टिकल्स ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल्स, यानी 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 क्या, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एग्रीगेट करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल एग्रीगेट करते हैं, देखो एग्रीगेट करते हैं टू फॉर्म अ मिसिल अंडर आ सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन कंसंट्रेशन। और जो सर्टेन कंसंट्रेशन होती है, जो सर्टेन कंसंट्रेशन होती है, उस कंसंट्रेशन को नाम दे डाला CMC, जिसकी फुल फॉर्म है क्या, क्रिटिकल। कौन सा कल, क्रिटिकल मिसिल नहीं, क्रिटिकल मिसलाइजेशन, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। ठीक है लाला, समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कंसंट्रेशन जो सर्टेन होती है, CMC कहा। एक टेम्परेचर भी होता है, जो वो टेम्परेचर होता है उसको नाम दे दिया क्राफ्ट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। मैंने कहा ये भी बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आई, क्राफ्ट टेम्परेचर। ये देखा क्लासिफिकेशन कॉलर्स का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ किसके, डिस्पर्स्ड फेस, मैक्रो, मल्टी, एसोसिएटेड। मल्टी मॉलिक्यूलर में सबसे पहले क्या देखा, छोटे छोटे पार्टिकल नॉर्मल कंडीशन पे आके एग्रीगेट हो जाते हैं, कोलोइडल डायमेंशन में चेंज हो जाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। मैक्रो में क्या देखा, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, डिसोसिएशन हो जाता है, टूट जाते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स की डायमेंशन में आते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। एसोसिएटेड कोलोइड्स जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब ये कम कंसंट्रेशन होता है इनका, तब ये एक्ट करते हैं एज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। पर अगर सर्टेन कंसंट्रेशन इनकी बढ़ा दी जाए, प्रोवाइड करा दी जाएगा अच्छा सा टेम्परेचर जो इन्हें रिक्वायर्ड होता है, उस टेम्परेचर होगा क्राफ्ट टेम्परेचर, उस कंसंट्रेशन होगा CMC क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, तो इनके पार्टिकल एग्रीगेट हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, उसको मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। और जो वो मिसल बनता है वो कोलोइडल पार्टिकल कहलाता है, क्योंकि वो कोलोइडल पार्टिकल्स की डायमेंशन में होता है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है। अब मैंने ये तो देख लिया कि फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स्ड फेस, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। चौथा जो हमारे पास है वो है जो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस जब आपस में मिलाए जाते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिलाए जाते हैं, डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्जन मीडियम मिलाए जाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बेसिस पे देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस। मैंने कहा ये नोट करो, मैंने कहा ये नोट करो, जल्दी जल्दी इसको नोट करो। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस, इंट्रैक्शंस बिटवीन किसके, DP डिस्पर्स्ड फेस एंड TM डिस्पर्जन मीडियम। तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम कोलोइडल सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैंने देखा अगर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो कहलाएंगे लायोफिलिक सॉल, सॉल यानी कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और रिपल्शन हो रहा है, कहेंगे उनको लायोफोबिक, लायोफोबिक सॉल। लायोफोबिक क्या है,
लायोफिलिक क्या है? तो फिलिक मीन्स होता है लविंग, फोबिक मीन्स होता है डर यानी हेट, डरना भी होता है फोबिक, और एक होता है हेट। यानी जब डिस्पर्स्ड फेज की एफिनिटी एफिनिटी टुवर्ड्स होगी बहुत ज्यादा डिस्पर्सन मीडियम की तरफ, यानी डिस्पर्स्ड फेज लविंग होगा डिस्पर्सन मीडियम को, डिस्पर्सन मीडियम को लव करेगा डिस्पर्स्ड फेज। ग्रेटर एफिनिटी होगी टुवर्ड्स डिस्पर्जन मीडियम तो कहेंगे लायोफिलिक। बिल्कुल लिटिल एफिनिटी होगी डिस्पर्स फेज की टुवर्ड डिस्पर्जन मीडियम, कहेंगे लायोफोबिक। ये आपके मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ज्यादा होता है, एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, और एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। तो रीजन भी इनका ये हो गया कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो इसलिए ज्यादा स्टेबल। ये होते हैं लेस स्टेबल। दूसरी बात करें कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बड़ा कम होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बात कर रहा हूं? डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जो आपकी एनर्जी होती है वो भी बहुत कम रिलीज होती है, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी बहुत कम होती है, दे आर लेस स्टेबल। ठीक है, मैंने कहा क्या, तो ये लायोफिलिक है, लायोफिलिक, अगर मैं आपको इनके एग्जाम्पल देना चाहूं तो गम, जिलेटिन, स्टार्च। एग्जाम्पल गम, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं। ठीक है, आपको फिलिक और फोबिक का मतलब समझ में आए? ये स्टेबल ज्यादा होते हैं, ये आपके कम स्टेबल होते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनकी स्टेबिलिटी कम क्यों है? एनर्जी कम रिलीज हो रही। जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, रिपल्सन ज्यादा है, एनर्जी कम रिलीज हो रही। ये लेस स्टेबल है, ये हाई स्टेबल है। तो क्या होता है, इनको स्टेबल बनाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू मेक देम स्टेबल लाला, मेक देम स्टेबल, सर्टेन अमाउंट ऑफ इसकी इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट कोई भी नहीं होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा? ये होगा सुइटेबल। जो इलेक्ट्रोलाइट सूट करेगा उस लायोफोबिक सॉल्ट को उसको ऐड करेगा हम टू मेक देम स्टेबल, तो जिससे क्या होंगे, वो कोएगुलेटेड नहीं होंगे, प्रेसिपिटेटेड नहीं होंगे। यानी क्या होता है, जो लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं इनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, रिपल्शन होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें डाला, कोई इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट को दूर से ही देख के बोलते हैं हम तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट डाली हमने, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इजीली यानी काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, पीपीटी प्रेसिपिटेट, इनका कोएगुलेशन हो जाता है, इजीली कोएगुलेटेड, इजीली कोएगुलेटेड या फिर इजीली गेट प्रेसिपिटेटेड, बट दे कैन नॉट बी इजीली गेट प्रेसिपिटेटेड। क्यों? कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इतना कर्रा अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइट आता है, बोलता है अलग हट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाल दो इनको, तो अभी कहते हैं हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हम तो हाईली स्टेबल हैं, और हम क्या हैं, हम कैन नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड। मतलब एक ही है, प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड का प्रोसेस को कोएगुलेशन कह दें। इलेक्ट्रोलाइट इनमें डाला, कोएगुलेटेड हो गया।
प्रेसिपिटेट बन गया। वहीं अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट थोड़ी सी मिला दी तो वो स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। स्टेबलाइजर इनको इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इनका प्रेसिपिटेशन होने से बचाता है क्योंकि इजीली गेट प्रेसिपिटेटेड। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही अलग अलग रोल हैं, बड़े ही रोल हैं इलेक्ट्रोलाइट के, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोलाइट। कहीं पर प्रेसिपिटेशन करा रहा है तो कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा टू मेक देम स्टेबल सर्टेन अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड और उनको कह दिया स्टेबलाइजर। ठीक है, लायोफोबिक सॉल्यूट, लायोफिलिक सॉल्यूट। फिर मैंने एक बात सोची, जब मैंने लायोफिलिक भी पढ़ लिया, इसके पीछे रीजन क्या है स्टेबिलिटी का वो भी मैंने देख लिया लाला, वो भी देख लिया, लायोफोबिक भी देख लिया मैंने। इंटरेक्शन के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक और लायोफोबिक। क्योंकि अगर इसमें एक और पॉइंट बताऊं, अगर डिस्पर्जन मीडियम, इसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं इसकी। अगर डिस्पर्जन मीडियम मैंने इसमें क्या लिया, आपका डिस्पर्जन मीडियम वाटर लिया, तो इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कह देते हैं, हाइड्रोफिलिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद कर रहा था मैं, ध्यान नहीं आ रहा था। इनको हाइड्रोफोबिक कह देते हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। यानी क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हमने। सबसे पहले हमने देखे कोलॉइड्स क्या होते हैं, फिर देखे हमने क्या कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन, इसके बाद देखेंगे कोलॉइड्स की प्रिपरेशन कैसे बनाए जाएंगे ये, उसके बाद देखेंगे इनकी क्या प्योरिफिकेशन, देखेंगे कैसे प्योरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद देखेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद देखेंगे कुछ रिलेटेड फिनोमिनो, फिर चैप्टर का हो जाएगा एंड एंड एंड। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। तो सुनिए अब क्या बात करने वाले हैं, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड। तो दो मेथड आते हैं हमारे पास, पहला कंडेंसेशन, दूसरा डिस्पर्जन। कंडेंसेशन में पहला आता है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड है, केमिकल रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, डीकम्पोजिशन भी होगा। तो जो पहला आता है वो आता है डीकम्पोजिशन। किसका डीकम्पोजिशन, सुनिए। डबल डीकम्पोजिशन से क्या होता है, AH2O3, इसमें हम H2S गैस पास कराते हैं तो हमें कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। किसका, अब कंडेंसेशन कह रहे हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वो आपस में आके एसोसिएट हो गए, बड़े बड़े कोलोइडल साइज में बन जाते हैं। H2S गैस इसमें पास कराते हैं तो हमें एक प्यारा सा मिलता है क्या, AH2S3 प्लस 3 पानी, और जानिए ये कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या करा, इसी में डबल डिकम्पोजिशन में AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करा डाला तो पता है क्या बन जाता है लाला, AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट कराया तो बन जाता है AgCl का वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट, प्लस 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 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इसका हमें क्या मिल जाता है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और प्रेसिपिटेट बनने के बाद इसका सॉल्यूशन बन जाता है। जो सॉल्यूशन बनता है इसका, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट वो कोलोइडल फॉर्म में होता है, इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है हमें एज अ कोलोइडल, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे, ये जो प्रेसिपिटेट है वो इसके जो पार्टिकल हैं कोलोइडल फॉर्म में होते हैं, फिर इसका एक डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं उसमें डाल देते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही डबल डिकम्पोजिशन के देख लिए, ये किसके थे दोनों, डबल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं किसकी लाला, बात करते हैं भाई ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, मैंने कहा H2S को ऑक्सीजन में मिला डाला। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन।
H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया प्लस ऑक्सीजन मिलाया तो बन गया सल्फर प्लस पानी। और इसमें किसका कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा जानी, तो इसमें हमें सल्फर का, क्योंकि पानी पानी क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, तो पानी के साथ इसका एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। पीछे हमने देखा था मैक्रो मल्टीमोलिकुलर, उसमें क्या होता है, एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जो सल्फर होता है ना, ये S8 में होता है, S8 में एग्रीगेट हो जाता है, सल्फर के 8 पार्टिकल आके एक एसिड मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स का एग्जांपल है। एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब हमने डबल डीकम्पोजिशन देख लिया, ऑक्सीडेशन देखा, ऑक्सीडेशन देखा तो भैया अब रिडक्शन क्यों पीछे रह जाए, रिडक्शन क्यों पीछे रह जाए, तो मैंने कहा रिडक्शन का भी देख लो, रिडक्शन का भी देख लो। मैंने कहा 2AuCl3 प्लस 3SnCl2, AuCl3 और 3SnCl2 ये कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। Au गोल्ड होता है और Sn क्या होता है, Sn क्या होता है, कमेंट करके बताना। AuCl3 प्लस 3SnCl2 कन्वर्ट हो जाएगा टू Au प्लस 3SnCl4, Au प्लस 3SnCl4। और जो लाला ये जो गोल्ड है ना, ये जो गोल्ड है इसका हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, कोलोइडल सॉल्यूशन, जैसे कहा गोल्ड सॉल्व लाल रंग का होता है, इसको पर्पल ऑफ कैसियस भी कहते हैं, इसके कोलोइडल सॉल्यूशन को पर्पल ऑफ कैसियस भी कहते हैं, पर्पल पर्पल कैसियस भी कहते हैं, पर्पल कैसियस। रिडक्शन भी देख लिया, ऑक्सीडेशन भी देख लिया, डबल डीकम्पोजिशन भी देख लिया। अब हाइड्रोलिसिस भी देख लेते हैं कि पानी के साथ रिएक्शन करा डाला, इसमें पानी बना डाला था, अब पानी के साथ रफ करते हैं। ये सारी रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, ये तो एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन पूछे नहीं जाएंगे, पर आपको पढ़ने चाहिए, मेरे हिसाब से तो पढ़ने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ पूछी जा सकती है, और हल्के में ना लें। पढ़ाई आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा मनोरंजन अलग बात है, पर पढ़ाई आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से तो ही जीवन में कुछ ना कुछ करने का हौसला जगता है। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो किसका करा लेते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड है प्यारा सा FeCl3 लिया, मैंने कहा क्या, FeCl3 तेरा हाइड्रोलिसिस कराऊंगा पानी के साथ, 3H2O का मॉलिक्यूल लिए कन्वर्ट हो जाएगा FeOH होल थ्राइस। अरे बाबा, जो FeOH होल थ्राइस है ना, इसका कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है प्लस 3HCl बनता है, और जो ये होता है ये भी पहले प्रेसिपिटेट होता है, फिर डिस्पर्जन मीडियम में जाके इसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। ये कैसा होता है, लाल रंग का PPT होता है, ठीक है लाला, लाल रंग का। ये समझ में आया। अब मैंने देखा क्या देखा कि जो जितने भी क्या हैं मेटल्स हैं ना, उनके ऑक्साइड्स हों चाहे वो सल्फाइड्स हों, ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, क्लोराइड हो, देखिए PPT में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी ये कैसे होते हैं, लायोफोबिक, इनका इजीली प्रेसिपिटेशन हो जाता है। वाटर कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके प्रेजेंस में भी प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। ये हमने देख लिया बाय हाइड्रोलिसिस। अब आगे बात करने वाले हैं क्या, कंडेंसेशन तो खत्म, इतना सा ही था, बस रिएक्शन भरी थी। कंडेंसेशन देख लिया। अब इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, डिस्पर्जन मेथड। इन दिस मेथड सस्पेंशन पार्टिकल, डिस्पर्जन का अर्थ होता है टूटना, कंडेंसेशन का जुड़ना, तो इसमें जोड़ के मैंने बहुत सारे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए। डिस्पर्सन का मतलब टूटना होता है, और तोड़ेंगे किसे, सस्पेंशन पार्टिकल्स जो बड़े बड़े होते हैं उन्हें तोड़ के कोलोइडल साइज के पार्टिकल में चेंज कर डाला, तो लाला लाइफ हो जाएगा जिंगा लाला, और लाइफ हो जाएगा जिंगा लाला, तो लाला पता है क्या होगा, आपकी जिंदगी में मजे ही मजे। सुनिए, कंडेंसेशन हो गया, रफ करते हैं, बात कर रहे हैं डिस्पर्जन की।
तो डिस्पर्जन में जो सबसे पहला मेथड आता है वो है मैकेनिकल, मैकेनिकल डिस्पर्जन। इसमें क्या होता है, आटा देखा है, आटा, हाँ हाँ देखा है। आटा कैसे बनता है, गेहूं से। कैसे बनता है, गेहूं से। मैंने कहा हट बुड़बक, गेहूं को चक्की में डाला, पीसा, दो चक्की लगी होती है, दो पत्थर की डिस्क होती हैं, उनके बीच में पिसता है, उसके बाद छोटा हो जाता है ना, तब आटा बनता है। ऐसी मैकेनिकल मतलब, मैकेनिकल मतलब क्या, फिजिकली, फिजिकली। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है। दो मेटल की चक्की यानी मेटल की डिस्क ली जाती है, दो मेटल की डिस्क ली जाती हैं। इसमें क्या होता है आपका, डायग्राम देखिए अच्छे से। ये दो मेटल की डिस्क ली जाती हैं, इसमें से सस्पेंशन पार्टिकल्स डाले जाते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल्स। फिर क्या होता है, ये जो मेटल की डिस्क हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस तरफ घूमेगी और ये अगर ऐसे घूम रही है तो नीचे वाली ऐसे, ये ऐसे घूमेगी, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे। मतलब कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा, कुछ इस तरीके का। ये देखो कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा, ऐसे ऐसे घूमेंगी। कितनी स्पीड पे, लाला 7000 आरपीएम पे घूमती है। इसमें सस्पेंशन के पार्टिकल्स को डालते हैं, इसके बाद सस्पेंशन पार्टिकल पिस पिस के निकलते हैं कोलोइडल फॉर्म में। ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने तो ये देख लिया, बाई मैकेनिकल डिस्पर्जन कन्वर्ट कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रिंड करवा के सस्पेंशन पार्टिकल्स को कोलोइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल डिस्पर्जन। अब जो दूसरा आता है, ये तो मैकेनिकल था, दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिगेड्स आर्क मेथड। रफ करो रफ करो रफ करो रफ करो। दूसरा आता है मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, और कह दिया ब्रिडिक्स आर्क मेथड्स। ब्रिडिक्स आर्क मेथड। अब आर्क का क्या अर्थ होता है, तो मैंने कहा एक एक क्या प्रोड्यूस होती है आपकी, एक आपकी करंट देखा है। करंट जब मान लो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ से करंट डाला, यहाँ से, तो एक बिजली का एक क्या क्रिएट होती है आपकी, यहाँ पर देखो क्या क्रिएट होगी, बिजली सी क्रिएट होगी, उसी बिजली को आर्क कह देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें डिस्पर्जन भी यूज होता है, इसमें डिस्पर्जन भी यूज होता है, इसमें कंडेंसेशन भी यूज होता है। कैसे होता है इसमें, मैंने कहा पहले एक वेसल लेते हैं, ठीक है। अब जिस जिस मेटल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कोलोइडल फॉर्म में, उनके इलेक्ट्रोड ले लिए बाबा, बाबा इलेक्ट्रोड ले लिए, यहाँ पर पानी ले लिया फ्रेश, डिस्पर्जन मीडियम ले लिया एक, इनको चार्ज दे दिया, ठीक है। चार्ज दिया तो चार्ज जैसे ही दूंगा तो इनके बीच में यहाँ पर एक आर्क क्रिएट होगा, यानी चिंगारी क्रिएट होगी, चिंगारी क्रिएट होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये जो मेटल्स होंगे, ये जो मेटल्स के हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, इनका वेपराइजेशन होगा, इनकी वेपर बनेंगी यहाँ पर। फिर क्या होता है, मैंने कहा डिस्पर्जन हो गया, टूट गए। क्या होता है, एक बड़ा सा और वो होता है इसमें, इसको बाहर लिख लीजिए। इसमें एक बड़ा सा क्या होता है, एक और कंटेनर होता है जिसमें आइस ले लेते हैं। आइस, आइस से क्या होता है, पानी ठंडा होता है। जो मेटल्स की जो वेपर्स हैं ये कूल डाउन होती हैं, जो मेटल्स की वेपर्स हैं।
कूल डाउन हो जाती हैं और कोलोइडल साइज में कन्वर्ट होती हैं, कोलोइडल साइज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये था इतना छोटा सा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, या फिर इसको कह सकते हैं ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीसरा आता है क्या? पेप्टाइजेशन। ये नोट कर लीजिए, तीसरा आता है पेप्टाइजेशन। पढ़ते हैं, डिस्पर्जन में ही है तीसरा। क्या लाला? पेप्टाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पीपीटी प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। क्योंकि हम मेथड पढ़ रहे हैं किसकी? प्रिपरेशन ऑफ कोलर्स। तो हमने अभी पीछे देखे थे प्रेसिपिटेट, जैसे कि हमने देखा था किसका? AgCl का, फिर देखा FeOH होल थ्रेस का। तो हम क्या करते हैं? हमने देखा था, हमने लाइफोबिक में देखा था सूटेबल अमाउंट किसकी इलेक्ट्रोलाइट की डाल दें तो प्रेसिपिटेट भी हो जाता है, स्टेबलाइज भी रहते हैं, पर अलग अलग होने चाहिए अमाउंट और सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट से। तो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, जिससे कि हम इसे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। ये AgCl का प्रेसिपिटेट जो पहले से प्रेसिपिटेट कोलोइडल फॉर्म में है, इसमें क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे? इसमें एक ऐसा सूटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिससे कि ये कोलोइडल फॉर्म के टुकड़ों में टूट जाए, इसका सॉल्यूशन बन जाए कोलोइडल। तो क्या करते हैं? AgNO3 लेते हैं, FeCl3 का भी कोलोइडल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट, इसका जो प्रेसिपिटेट है वो भी कोलोइडल फॉर्म है। इसका व्हाइट पीपीटी था, इसका लाल था। कैसा था? लाल लाल पीपीटी। ठीक है, सुनिए अब क्या होता है इस प्रोसेस में। हम जो सॉल्ट लेते हैं उसमें से एक सॉल्ट में इस जो इलेक्ट्रोलाइट में से एक आयन ये एडजॉर्ब कर लेता है। इसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक आयन एडजॉर्ब होता है। कौन सा आयन होगा वो? जो इसमें प्रेसिपिटेट में और इस इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन होगा। कौन सा? Ag। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? Ag प्लस आयन एडजॉर्ब हो जाएंगे इसमें। पहले इसी को समझ लेते हैं, FeCl3 को बाद में समझेंगे। तो क्या होगा? यहाँ से Ag आयंस ऐसे करके इस पे आएंगे ऐसे, और रिपल्शन हो जाएगा इसमें। और ये क्या होगा? जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, ये जो कोलोइडल फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट है, ये टूट जाएगा आपका छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल्स। आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल्स में। यानी प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना कोलोइडल सॉल्यूशन में, प्रोसेस कहेंगे पेप्टाइजेशन। यहीं कोलोइडल सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना किसमें? प्रेसिपिटेट में, कहेंगे कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन शॉर्ट में लिख दिया है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन भी कह देते हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। कोएगुलेशन वैसे मैंने आपको बता दिया। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ पेप्टाइजेशन की। सुनिए कोलोइडल सॉल्यूशन में तो कैसे करते हैं कि सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट ऐड कर देते हैं प्रेसिपिटेट में, जिससे कि जो प्रेसिपिटेट होता है उसमें एक कॉमन आयन एडजॉर्ब हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स में से, और वो कॉमन आयन क्या होगा? जो दोनों में सेम होगा। उसके बाद रिपल्शन की वजह से ये ब्रेक हो जाता है, और जो Ag आयन इसने करा है, Ag आयन इसने जो एडजॉर्ब करा है, तो इस पर चार्ज आ जाता है। जो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आयन एडजॉर्ब होगा। डिपेंड करेगा कॉमन आयन, नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हमने एक और चीज देखी क्या? कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स में चेंज हो गया। अब डिस्पर्जन मीडियम में इसको शेक कर देंगे, और जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोलोइडल पार्टिकल में बनाने का, उसके बाद डिस्पर्जन मीडियम
डिस्पर्जन मीडियम में शेक कर देंगे, कोलोडल सॉल्यूशन बन जाएगा। प्रोसेस को कह देंगे पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेट से कोलोडल सॉल्यूशन को जो कन्वर्ट करा पेप्टाइजेशन कहा। ये भी एक मेथड है प्रिपरेशन का। दूसरा एग्जांपल ले लो फ्रेंड्स, जैसे आपका FeCl3 होता है, यानी FeOH होता है, तो जिसका हमने प्रेसिपिटेट देखा था लाल रंग का, इसका भी ऐसे मान लो ये प्रेसिपिटेट है, इसमें हमने सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया FeCl3। तो यहाँ से Fe कॉमन आयन Fe है, तो Fe3 आयन आएंगे, इस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, Fe3+ आयन आएंगे, Fe3+ कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe3+ आयन इलेक्ट्रोलाइट्स में से एडजॉर्ब होके फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट, ऐसी पार्टिकल्स में, कोलोइडल पार्टिकल्स में। फिर इसको डिस्पर्जन मीडियम में शेक कर देंगे, तो इसका भी क्या बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा आपका, इसका भी आपका क्या बन जाएगा, एक कोलोइडल सॉल्यूशन। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन कोलोइडल सॉल्यूशन है किसकी प्रेजेंस में। तो मैंने कहा देखो क्या, जैसे AgCl का प्रेसिपिटेट था, ऐसे ले लिया, इसका ही तो हमें क्या बनाना है, कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, Ag आयन।